हेलो, सरफराज कठियारी चैनल में आप सभी का खुश आमदीद। जैसा कि हम लोग जानते हैं, यूएस एक सुपर पावर है और आजकल एक चर्चा चल रही है, क्या यूएस को चीन ने पछाड़ दिया या यूएस को चीन कब तक पछाड़ेगा। कुछ अति उत्साही लोग तो आज ही घोषणा कर चुके हैं क्या कि चीन यूएस को पछाड़ चुका है। तो ये एक अलग चर्चा का विषय है, चीन पीछे छोड़ चुका है या छोड़ सकता है या क्या, छोड़ कब तक छोड़ेगा। लेकिन एक दूसरी भी कहानी है कि यूएस सुपर पावर कैसे बना, सुपर पावर बनने के लिए क्या चाहिए और उसने कब से अपनी शुरुआत की और कब वो सुपर पावर बना। लेकिन एक तीसरी भी चीजें हैं चर्चा में, जो कि मोहम्मद बिन सलमान के इंटरव्यू के बाद उपजा। मोहम्मद बिन सलमान ने अपने इंटरव्यू में कहा कि यूएस के सुपर पावर बनने में हमारा बहुत बड़ा योगदान है। तो क्या वाकई योगदान है या फिर सिर्फ सऊदी अरब का ही योगदान है या और भी कई मुस्लिम कंट्री का योगदान है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, यूएस सुपर पावर दूसरी विश्व युद्ध, जिसे जंग अजीम स्वयं भी कहा जाता है, उसके बाद यूएस सुपर पावर बना। लेकिन जैसे ही यूएस सुपर पावर बना और यूके का दिन खत्म हुआ, उसी समय यूएसएसआर के रूप में एक कड़ा टक्कर मिलने लगा। तो यूएस ने इस टक्कर को पछाड़ने के लिए एक अलायंस सिस्टम बनाया, जिसे नाटो कहते हैं। नाटो की घोषणा के कुछ दिनों के बाद यूएसएसआर ने भी एक पैक्ट बनाया, जिसे वार्सा पैक्ट कहते हैं। वार्सा पैक्ट दरअसल ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज और सोवियत रूस का एक अलायंस था, जो कि कम्युनिस्ट कंट्री थे। इन सब पर रसिया ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कब्जा किया था या यहां पर कम्युनिस्ट सरकार को लागू करवाया था। यह दरअसल ईस्ट जर्मनी से शुरुआत होते हुए रशिया तक जाता था। इसमें कई छोटे छोटे देश, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड और भी रोमानिया और भी कई सारे देश वार्सा पैक्ट के मेंबर थे। तो मतलब एक टक्कर की बात हो गई। और जैसा हम जान रहे हैं, रूस भी बहुत बड़ा देश है, इसके पास भी संसाधन भरपूर हैं। यूएसएसआर के पास भी, यूएसए के पास भी बहुत सारे संसाधन थे। लेकिन यूएसएसआर के पास कई ऐसे देश थे जो कि नाटो के मेंबर नहीं थे। वो भी एक ह्यूमन रिसोर्स से भरे पड़े थे, और वहां पे कई देशों में कम्युनिस्ट क्रांतियां चल रही थी, जो कि यूएसएसआर के साथ जाने की संभावनाएं थी, जिसमें रूस के साथ चीन और कई दीगर मुल्क जाने की तरफ थे। और इन दोनों शक्तियों के बीच जंग, एक पावर इन्फ्लुएंस की टसल जस्ट द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही शुरू हो चुकी थी, जिसमें कोरिया का गृह युद्ध, जिसमें नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में गृह युद्ध चल रहा था, उसमें दोनों ने एक दूसरे ग्रोह का, एक दूसरे ग्रुप्स का मदद किया, जो कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बंटवारे के बाद खत्म हुआ। तो दरअसल एक कड़ी टक्कर के बीच में, जहां पे मामला मुकाबला बड़े इक्वल था और कुछ लोग यूएसएसआर को अपर हैंड दे रहे थे, उस दरमियान दोनों अपने अपने इन्फ्लुएंस जोन के बाहर भी जाकर अलायंस की कोशिश कर रहा था। उस दरमियान कई सारे मुस्लिम देश जो दुनिया में नए नए इंडिपेंडेंट हुए थे या बहुत ही उभरते हुए थे या बहुत छोटी ताकत थे, उनको दोनों ग्रुप ने मिलाने की कोशिश की। इसमें यूएसए और यूएसएसआर दोनों ने कोशिश किया, जिसमें कुछ में यूएसएसआर कामयाब हुआ और कुछ में यूएसए कामयाब हुआ। यूएसएसआर ने जैसे मसलन बाद में इजिप्ट को मिलाया, लेकिन उसके पहले ही दरअसल यूएसए ने एक घेरेबंदी शुरू की और 1952 में सबसे पहले उसने मुस्लिम कंट्रीज नाटो में घुसाया, और वो कंट्री था टर्की। टर्की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर बेस्ड है, जो कि ब्लैक सी और मेडिटेरियन को जोड़ने वाले बॉस्फोरस स्ट्रेट को कंट्रोल करता है, जो कंट्रोल उसे मॉन्ट्रिक्स ट्रीटी से आई थी। दरअसल यूएसएसआर के पास वार्म वाटर पोर्ट के रूप में सिर्फ ब्लैक सी पे कुछ पोर्ट थे, जिसमें क्रीमिया, जो आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसे रशिया ने हाल फिलहाल एनेक्स कर लिया, और कुछ अदर पोर्ट्स थे। और उन पोर्ट्स को गुजरने के लिए
बॉस्फोरस स्ट्रेट से गुजरना पड़ता था, जिसके लिए आपको इस टर्की से आपको ऑर्डर लेना पड़ता था। टर्की इस चीज़ों को डिनाई कर सकता था। और जंग के दौरान टर्की, क्योंकि बॉस्फोरस स्ट्रेट बहुत नैरो था, तो उस पर जिसका कंट्रोल होता, तो यूएसएसआर पे कहीं ना कहीं एक पकड़ मजबूत हो जाता, क्योंकि यूएसएसआर की नेवी उसी से गुजरती और वहां पर उसको चोक किया जा सकता था। इवन कि कहा जाता है कि अगर एक या दो शिप्स को अपने वहां पर खत्म खुद ही से कर दो तो भी वो चोक हो सकता है, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कुछ वक्त के लिए कोशिश भी की गई थी और हुआ भी था। तो इस तरह से एक टर्की से मिलने के कारण यूएसए को एक स्ट्रेटेजिक बढ़त मिली, लेकिन ये एक पहला चरण था। इसके अलावा सिएटो सेंटो के रूप में बहुत सारी मुस्लिम कंट्री जैसे मसलन पाकिस्तान, ईरान और भी कई दीगर मुल्क उस हिस्सा बने, जिससे यूएसएसआर को कहीं ना कहीं काउंटर करने में मदद मिली। तो ये दोनों एक स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है। तो दूसरी चीज आती है किसी सुपर पावर बनने के लिए इकोनॉमी में यूएस, जैसा हम सभी जान रहे हैं, 1945 के समय क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज लगभग तबाह हो चुकी थी और रशिया भी बहुत हद तक तबाह हो चुका था, जिस कारण यूएसए की इकोनॉमी में दुनिया की 50% थी। लेकिन जब वेस्टर्न यूरोप भी डेवलप हुए तो उसका वेटेज कहीं ना कहीं मिला, लेकिन दूसरी तरफ यूएसएसआर ने भी अपनी इकोनॉमी को रिवाइव किया और ये परसेंटेज यूएसए की इकोनॉमी में कहीं ना कहीं कम होती रही। तो भी यूएसएसआर की इकोनॉमी सबसे बड़ी थी, लेकिन दरअसल जब निक्सन ने गोल्ड वेटेज को यूएसए डॉलर से खत्म कर दिया तो अचानक से डॉलर की कीमतें कम हो गई। तब एक दूसरा गिरोह मुस्लिम्स का, कंट्रीज का एक आया सामने, जिसने डॉलर की गिरते हुए रेपुटेशन को खत्म किया और डॉलर की रेपुटेशन को खत्म करने के लिए अपने ओपेक के तेल को डॉलर में बेचने की घोषणा की। अब दुनिया को तेल को खरीदने के लिए डॉलर पर निर्भर रहना पड़ता था, जिसके कारण डॉलर की वैल्यू अचानक से फिर से बढ़ी और यूएसए के इकोनॉमी को कहीं ना कहीं बेनिफिट मिला। और दूसरी चीज, इन पैसे को ओपेक के देश अपने देशों में इन्वेस्ट करने से ज्यादा यूएसए और यूएसए के इत्तेहादी देशों में इन्वेस्ट करते थे, जिससे उनके भी इकोनॉमी को कहीं ना कहीं बूम मिला। उसके बाद तीसरी एक और महत्वपूर्ण घटनाएं थी कि जैसा हम लोग जान रहे हैं, यूएसएसआर एक कम्युनिस्ट कंट्री था, तो कम्युनिस्ट कंट्री के कारण वहां पे एथिज्म को प्रमोट मिलता था और यूएसएसआर के कई सारे देश मुस्लिम्स कंट्री थे या ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस थे, वहां पे रिलीजन लगभग खत्म हो गया। और एक कहा जाता है क्या कि जैसे आजकल हम लोग चीन के बारे में सुनते हैं क्या कि वहां पे मुस्लिम्स को टॉर्चर किया जा रहा है, जबकि कुछ वीडियोस जो आते हैं वो इस चीज़ों का कंट्राडिक्ट करते हैं। कई सारे वीडियोस आप देख सकते हैं, ईद इन चाइना और ईद, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सर्टेन फ्रीडम है, मुसलमान टोपी और हिजाब के साथ रखता है, लेकिन ये एक चर्चा का विषय नहीं है। तो यूएसएसआर जब अपने सेंट्रल एशिया को पार करते हुए अफगानिस्तान में आया, तो अफगानिस्तान में यूएसएसआर को चेक करने का एक मौका मिला। उसमें भी मुस्लिम्स कंट्रीज ने काफी मदद दी। दरअसल यूएसएसआर इससे पहले वियतनाम में जंग हार चुका था। यूएसए उस जंग को हारने के कारण यूएसए के रेपुटेशंस को बहुत ही नुकसान पहुंचा था और कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट यूएसएसआर का हौसला बढ़ा हुआ था। तो अफगानिस्तान में एक मौका मिला, उस मौके को यूएसए ने भुनाया और इसमें साथ दिया फिर से सऊदी अरब, पाकिस्तान और दीगर मुस्लिम ममालिक ने। इस दरमियान यूएसए ने मुसलमानों को मदद की और मुजाहिदीन को पैदा करने में मदद की, जबकि पाकिस्तान ट्रेनिंग देता था और यूएसए और सऊदी इक्वल फंडिंग देते थे। इसके कारण यूएसएसआर को कई सारी दिक्कतें हुई और उसके कई सारे आर्मी मरे और यहां पे उनका बहुत सारा इकोनॉमी वेस्ट हुआ। ये वेस्टेज कहीं ना कहीं यूएसएसआर के रेपुटेशंस को एक क्वेश्चन मार्क बना दिया और कहीं ना कहीं कमजोर किया। तो इन 3 चरण और 3 डिफरेंट जगहों को देखते हुए कहा जा सकता है कि मुस्लिम्स कंट्री ने यूएसए की
को सुपर पावर बनने में बहुत बड़ा योगदान दिया। इसके अलावा भी कई चीज और अलग चीज़ों से योगदान किया। जब यूएसए को नाट यूएन में किसी बात पर वोट चाहिए था तो अक्सर मुद्दे पर मुस्लिम्स कंट्रीज का एक बड़ा ब्लॉक यूएसए को वोट के तौर पे मिलता था, जो कि कहीं ना कहीं एक मॉरल अथॉरिटी देता था। और जब एक वेस्टर्न अलायंस के बाद एक मुस्लिम ब्लॉक का जब मदद मिला, तो जिससे अफ्रीका के भी बहुत सारे देशों पर रशिया की पकड़ जो थी वो धीरे धीरे कम होती गई, जिसके कारण अंत में 1991 में रशिया यूएसएसआर कोलैप्स कर गया। उसके बाद यूएसएसआर के कोलैप्स करने के बाद भी रशिया और भी कमजोर हुआ। एक तो उसकी इकोनॉमी खत्म हो गई, दूसरी चीज सिविल वॉर। उस दरमियान जैसा हम सभी जानते हैं, यूएसएसए ने चेचनिया वॉर के दरमियान डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत मदद की और यूएसए बहुत सारा कमजोर हुआ, जिसके कारण रशिया आज भी उभर नहीं पा रहा। और उस दरमियान जो यूएसए का जो इन्फ्लुएंस और एक छत्र राज हुआ वो आज तक चल रहा है, जिसको कहीं ना कहीं चैलेंज चाइना करता हुआ दिखता है। कुछ लोग कहते हैं चाइना पीछे छोड़ दिया या छोड़ देगा, लेकिन मुझे अभी ऐसा नहीं लगता। इस पर कभी बाद में फिर चर्चा करेंगे। और फिर कभी हो सकता, अगर आप लोगों को जानना हो कि यूएसएसआर किन चरणों को पार कर एक सुपर पावर बना, तो उस पर फिर से बात करेंगे। अपनी बातों को ख़त्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू लेटर।